तो कल हमने लाइन चार्ट कंप्लीट किया था, उससे आगे बढ़ेंगे। चलो, तो एक चार्ट हमारा होता है जिसका नाम है रिबन चार्ट। रिबन चार्ट क्या करता है? किसी भी कैटेगरी की रैंक चेंज को बताता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। रैंक चेंज ऑफ ए कैटेगरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्या इसका मतलब है? करके देखते हैं। तो रिबन चार्ट का जो ऑप्शन है वो ये वाला है, थर्ड रो में सबसे पहला वाला। ऑर्डर्स वाली टेबल में जाएंगे। तो मान लीजिए हम सेल का ट्रेंड देखना चाहते हैं, तो सेल को सेलेक्ट कर लिया। ईयर के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, ईयर सेलेक्ट कर लिया। या ईयर को उठा के डाल दीजिए एक्स पर, सेल्स को उठा के डाल दीजिए वाई पर। अब ईयर ओवर टाइम वाला फैक्टर हो गया। रैंक चेंज किस बेहाब पर आप देखोगे? सेल के अकॉर्डिंग देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, एक कंपनी में चार सेल्समैन है। ठीक है, सेल्समैन नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। अब पहले सेल्समैन ने 2018 में कितना बिजनेस करा, वो आ गया। अब 2019 में हो सकता है कि ये नंबर वन पे नहीं है, अब ये नंबर टू पर आ गया, और नंबर वन पर तीसरा वाला आ गया। तो इस तरह से सेल्समैन क्या हो गया? कैटेगरी। सेल्समैन की रैंक चेंज देखनी है किसके अकॉर्डिंग? सेल्स के अकॉर्डिंग। कब? ओवर टाइम। अब यहाँ पर सेल्समैन तो कोई है ही नहीं, तो हम रीजन वाइज देख लेते हैं। इस रीजन को उठाकर डाल दो लीजेंड पर। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं टाइटल ऑन कर दूं लीजेंड का, टाइटल तो ऑल, अच्छा, लीजेंड का नहीं, डेटा लेवल का। डेटा लेवल और डेटा लेवल का टाइटल, लीजेंड से हटा दो। तो डेटा लेवल को ऑन कर दिया।
टोटल लेवल ऑन करना है तो कर सकते हो, ऊपर टोटल लेवल लिखकर आ जाएगा। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है वो समझते हैं। चार्ट बनाना तो आसान है, बट इसको इंटरप्रेट करना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2018 में आपका जो टोटल बिजनेस हुआ है वो 0.48 मिलियन का बिजनेस हुआ है। ठीक है। अब उस 0.48 मिलियन बिजनेस में किस रीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो जो इस कॉलम पर स्टैक बनाए उसमें सबसे पहली वैल्यू नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये इनकी रैंक है, नंबर 3, ये नंबर 4। यानी कि 2018 में टॉप पर जो सेल हुई है वो वेस्ट से हुई है, कितनी है, 0.15 मिलियन है। सेकंड नंबर पे ईस्ट रहा है, 0.13 मिलियन। थर्ड नंबर पे आपका साउथ है, फोर्थ नंबर पे सेंट्रल है। अब 2018 से 2019 में गए, तो जब 18 से 19 में गए तो अब देखो नंबर 1 पे कौन आ गया हमारा, ईस्ट, जो पहले सेकंड नंबर पे था अब फर्स्ट पे आ गया। ठीक है। और ये वेस्ट 2 पर आ गया, और साउथ पहले 3 पे था अब चौथे पे चला गया, और ये आ गया तीसरे पे। तो रैंक चेंज हुई हमारी इनकी, हर रीजन की, है ना। तो एंड सो ऑन 2020 में क्या है, 21 में क्या है। तो अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो यहां से हम ये कह पाएंगे कि सर 2019 को अगर हम छोड़ दें तो हर साल टॉप किसने किया है, ज्यादा बिजनेस किसने किया है, हमारा वेस्ट ने किया है। ठीक है। और साउथ रीजन 2018 में थर्ड नंबर पे था, उसके बाद वो कभी ऊपर आ ही नहीं पाया, वो चौथे पे ही रहा है फिर हमेशा। तो सोचो आईपीएल का डेटा हो तो मैं बताओ इसका कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ टीम की रैंकिंग निकालने के लिए, कि 2008 में पहले नंबर पर कौन सी टीम रही थी, दूसरे पे कौन सी थी, तीसरे पे कौन सी, चौथे पे, अकॉर्डिंग टू पॉइंट टेबल। फिर 2009 में, फिर 2010 में। तो आईपीएल के डेटा में इस काम को आसानी से देखा जा सकता है। चलो, अब यहाँ पे जब हम इस विजुअल को और ज्यादा डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो ये हमें ये भी बताएगा कि किसकी रैंक पहले कितनी थी अब कितनी हो गई, कितना डाउन हुआ कितना प्लस हुआ, हमें दिख तो रहा ही है ना। तो अब अगर मैं माउस को ट्रांजिशन वाले फेज पे लेकर जाऊं, ट्रांजिशन फेज का मतलब है ये 2018 हो गया, ये 19 हो गया, तो बीच वाला जो एरिया है ये ट्रांजिशन फेज है। तो अगर मैं माउस को ट्रांजिशन वाले फेज पे लेके जाऊं, ये देखो, तो यहां बता रहा है कि 2018 में हमारा जो बेस्ट था उसकी रैंक थी नंबर 1। 2019 में रैंक किसकी हो गई, नंबर 2। रैंक चेंज है डाउन, यानी कि एक तरफ हमारा कितना हुआ, डाउन हुआ है। और कितना डाउन हुआ है, 8%, 8.36% आपका डाउन हुआ है। ठीक है। इसी तरह से नीचे ला के देखोगे तो ये आपका बता रहा है ईस्ट के बारे में, ये बताएगा आपका सेंट्रल के बारे में। तो जहां भी ट्रांजिशन वाले फेस पर माउस लेके जाओगे तो आपको टूल टिप नजर आ रहा है, तो जो बॉक्स ओपन हो रहा है इसको टूल टिप कहते हैं। तो टूल टिप में आपको रैंक चेंज का पूरा डिस्क्रिप्शन दिखाई दे जाता है कि पहले रैंक कितनी थी अब रैंक कितनी है, कितने परसेंट हमारी कम या ज्यादा हुई है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो इस चार्ट को रिबन चार्ट कहा जाता है। तो अब मुझे कोई एक दो एग्जांपल किसी और फील्ड का दे सकते हो जहां पर रिबन चार्ट का यूज किया जा सकता होगा। जैसे मैंने एक आईपीएल वाला एग्जांपल दिया, सेल्स वाला ये हो गया, कोई और एग्जांपल। टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन वाला एग्जांपल सही रहेगा, अकॉर्डिंग टू उनकी वेल्थ कितनी है। 2010 में नंबर 1 पे कौन है, 2 पर कौन है, 3 पर कौन है, 4 पर कौन है, फिर ट्रांजिशन हुआ अब कौन है अब। तो एक अच्छा एग्जांपल वो भी हो सकता है कि हमारा टॉप 10 रिचेस्ट वर्ल्ड के जो पर्सन है उनकी रैंकिंग अगर मुझे समझनी है तो उनके चेंजेस को देखना है तो आसानी से रिबन चार्ट का यूज किया जा सकता है।
आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा, जिसका नाम है वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट का पर्पस होता है, ओवर टाइम आप किसी भी चीज में अप डाउन देखना चाहते हो, और उस अप डाउन को फर्दर ब्रेक करके समझना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 2018 में हमारी कोई सेल हुई, 2019 में सेल कम हो गई, 2020 में सेल बढ़ गई, 2021 में सेल और बढ़ गई। तो अब 2018 से 2019 में सेल मेरी कम हुई, ये तो समझ में आ गया, लेकिन मैं इसका ब्रेकडाउन समझना चाहता हूँ। ब्रेकडाउन किसी कैटेगरी के बेस पे कर सकते हो। जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि फर्नीचर में कम हुई है, या ऑफिस सप्लाईज में कम हुई है, या टेक्नोलॉजी में कम हुई है। तो वो ब्रेकडाउन क्या है, उसको समझने के लिए हम वाटरफॉल चार्ट का यूज करते हैं। अभी इसका मैं विजुअल बनाऊंगा, तो ये आपको जान पहचान का लग सकता है। जहां पर रिबन चार्ट था, उसी के जस्ट राइट में आओगे, वाटरफॉल चार्ट है, इस पे क्लिक करो। तो मैं सेल्स के अप डाउन को कैटेगरी के अकॉर्डिंग ब्रेक डाउन करके समझना चाहता हूं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ईयर डाल दिया वाई पे, इधर सेल सेलेक्ट कर लिया, और ब्रेक डाउन पे डाल दिया मैंने कैटेगरी। ये टूल टिप पे चला गया, रुको, गलत हो गया, दोबारा देखो। तो पहले यहाँ पर हमने सेलेक्ट करा सेल, उसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिया अपना ईयर। अभी मैंने ब्रेक डाउन नहीं करा, ठीक है। सेल सेलेक्ट करेंगे पहले, सेल को डाल दिया बाई पर, पहले चला गया था टूल टिप पर, गलत हो गया था। तो सेल आना चाहिए बाई पर, और ईयर आना चाहिए कैटेगरी पर। पहले इतना समझ लेते हैं, और डेटा लेवल ऑन कर लेते हैं। देखो, तो इतने का मतलब क्या है, कि अब तक के डेटा में टोटल जो सेल हुई है वो इतनी हुई है। अब इस सेल को 2018 में देखें तो इतनी हुई है, 2009 में, सॉरी 19 में इतनी है, 20 में इतनी है, 21 में इतनी है, ओवरऑल ये हुई है। तो अब देखो 0.48 से हम 0.46 हो गए, यानी कि हमारी सेल कम हुई है। तो मुझे यहां से यहां तक का ब्रेकडाउन दिखाओ। किसके अकॉर्डिंग देखो, कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहां पर कैटेगरी को उठा के ब्रेकडाउन में डाल दो। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं एक बार। विजुअल के ऑप्शन दोबारा देख लो, कैटेगरी में ईयर है, और बाई पर सेल है, और ब्रेकडाउन के अंदर मैंने कैटेगरी डाली हुई है। तो यहाँ पर रीजन डाल सकते हो, सब कैटेगरी डाल सकते हो, कैटेगरी डाल सकते हो, इस तरह के डेटा डाल सकते हो। अब इसको इंटरप्रेट करते हैं।
इसका मीनिंग है कि आपका 2018 में इतना बिजनेस हुआ था, ठीक है, 0.48 मिलियन या इतना आपका हुआ था, ठीक है, 4,80,000 का बिजनेस हुआ है। उसके बाद से आप डाउन चले गए, डिक्रीज हो गए। लेकिन जब ये डिक्रीज हुआ तो ब्रेकडाउन से पता चला कि फर्नीचर में तो आपका बढ़ा है, लेकिन टेक्नोलॉजी में आपका कम हुआ है 12,000, ऑफिस सप्लाईज में 16,000 कम हुआ है, ठीक है। अब 2019 से 2020 में यहाँ गए, उन्हीं कैटेगरी पे अगर हम देखें तो हर बार आपका बड़ा ही बड़ा है, किसी में कम नहीं है, बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं आपसे कहूं, यहाँ पर ईयर की जगह मैंने टाइम डाल दिया, सुबह 10 बजे, शेयर मार्केट की वैल्यू थी मान लो 10 मिलियन या 10 बिलियन। अब 10:15 पर शेयर मार्केट की वैल्यू रह गई मान लो यहाँ पर 9 बिलियन, फॉर एग्जाम्पल। अब 10 बजे जब मार्केट खुला तो 10 बिलियन का टोटल बिजनेस था कंपनियों के पास, 10:15 बजते ही 9 बिलियन यानी 1 बिलियन का लॉस हो गया मार्केट को। अब बीच में मुझे ब्रेकडाउन बताओ, टाटा कंपनी का क्या रहा, रिलायंस का क्या रहा, या गूगल का क्या रहा, HDFC का क्या रहा, या किसका क्या रहा। तो मुझे सबके ब्रेकडाउन कर करके दिखाओ कि 10 से 10:15 के बीच में सारी कंपनियों को नुकसान हुआ है या किसी को नुकसान हुआ है, किसी को फायदा हुआ है, ये ब्रेकडाउन करके मुझे दिखाओ। तो ऐसे करके और आगे बढ़ो और आगे, यानी कि स्टॉक मार्केट के डेटा को अगर हम समझना चाहते हैं और बीच बीच में ब्रेकडाउन कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, कंपनीज के अकॉर्डिंग, तो वहां पर वाटरफॉल चार्ट हमारे एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इस पॉइंट को समझने के लिए, ठीक है। ये कहानी होगी हमारी वाटरफॉल चार्ट की। आगे बढ़ेंगे, एक और, फनल चार्ट। तो जैसे वाटरफॉल का अगर हम देखें तो वाटरफॉल का मतलब एक काइंड ऑफ झरना काइंड ऑफ होता है ना, गिरना ऊपर से नीचे। तो वो हम समय के साथ कहाँ पे ज्यादा डाउन हुआ है उसको फोकस करते हैं, उसके लिए अप के लिए इतना फोकस नहीं करते वाटरफॉल में, कहाँ पर चीज कम हुई है, डाउन हुई है, उसको ज्यादा फोकस करते हैं। इसलिए साइज रखने वाले उसका नाम वाटरफॉल रखा होगा, ऊपर से नीचे की तरफ कैसे गिरे हैं वो देखना चाहते हैं, ठीक है। फनल, फनल माने क्या होता है, फनल कीप कह सकते हैं, कहीं कुप्पी कहते हैं, कहीं कीप कहते हैं। लेकिन फनल का जो एक शेप है वो ये है कि एक तरफ ये वाइड होता है एरिया इसका, और दूसरी तरफ इसका जो एरिया है ये नैरो होता है ना। इस शेप पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको फनल कह सकते हो, जहां पर एक तरफ वाइड है एरिया, ज्यादा चीजें आ रही हैं, और दूसरी तरफ दूसरा जो सिरा है, दूसरा जो एंड है, वहां पर चीजें नैरो होकर निकल रही हैं, काइंड ऑफ फिल्टर होकर निकल रही हैं, है ना। तो अब इस तरह के शेप को जनरली फनल कहते हैं। तो फनल चार्ट का पर्पस होता है किसी भी एक प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जो फेसेस आते हैं, उन फेसेस से होकर डेटा कैसे फ्लो हुआ उसको समझाना। फिर समझेंगे, टुकड़ों में समझेंगे। चलो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फनल चार्ट का पर्पस होता है कि किसी भी एक प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस का मतलब हुआ, मान लीजिए किसी कंपनी में हमारा प्लेसमेंट ड्राइव चल रही है, रिक्रूटमेंट चल रहा है, कंपनी ने प्लेसमेंट करनी है, ये पूरा प्रोसेस है।
अब बताओ इस प्रोसेस में कौन कौन से फेसेस होते हैं। प्लेसमेंट ड्राइव जब होती है या किसी कंपनी में आप अपना अप्लाई करते हैं, तो कौन कौन से फेसेस होते हैं सबसे पहले। कंपनी की नजर से देखो, आप अपनी नजर से देख रहे हो तो आप सही हो। कंपनी की नजर से देखो, पहला फेस क्या हुआ होगा कंपनी में। एप्लीकेंट्स कितने आए, कितने लोगों ने अप्लाई कराए। सबसे पहले पहला, कोई भी अगर प्रोसेस हो रहा है रिक्रूटमेंट वाला, तो उस पूरे प्रोसेस का पहला फेस है एप्लीकेंट्स कितने आए। मान लो 500 एप्लीकेंट्स आए। दूसरा फेस, शॉर्ट लिस्टेड, कितने लोगों को हमने शॉर्ट लिस्ट किया होगा। मान लो 300, मान लेते हैं ऐसे ही। अब इन 300 लोगों को मेल करी हमने कि भाई आ जाओ, आपका टेस्ट होगा, है ना, फर्स्ट राउंड होगा टेस्ट वाला, है ना। मान लो आपने कहा एप्टी राउंड, ठीक है। तो एप्टी राउंड में मान लो 200 लोग ही आए, 100 लोगों ने कहा हम वैसे ही बाहर हो गए, हमसे होगा ही नहीं, है ना। फिर अगला राउंड हुआ, मान लो टेक्निकल, इसमें से मान लो 50 सेलेक्ट हुए। अब उसके बाद कितनी सैलरी लोगे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी बताएगी कि सुबह 8 बजे आना है, रात को 12 बजे आना है, सातों दिन आना है, कभी आज यहाँ जाना है कभी वहां जाना है। आप एग्री हो कि नहीं बताओ। रिलोकेट हो सकते हो कि नहीं बताओ। छुट्टी नहीं मिलेगी। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एचआर राउंड में डिस्कस करी गई। तो अब एचआर राउंड में सिर्फ 10 लोगों ने हाँ करी, बेस्ड ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस बोथ साइड की, ठीक है। अब उसके बाद आखिरी फेज है ज्वाइनिंग। कितने लोग आ गए उन 10 में से। हमने कहा हो सकता है 3 ही लोग आए हों, क्योंकि जिनको एचआर ने ऑफर लेटर दे दिया तो वो सिर्फ इसी कंपनी में थोड़ी अप्लाई कर रहे होंगे, और भी जगह अप्लाई करा होगा। उनको हो सकता है अच्छा ऑफर और जगह से आ गया हो, तो अपना ऑफर लेटर भी ले रखा है और दूसरी कंपनी का भी ले रखा है, तो उनमें से 3 ही आ पाए। तो अब इसका मतलब ध्यान से देखो, फनल का पहला फेस ये है, ये पूरा फनल है। 500 से शुरू करा था, फिल्टर होते 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 कहां तक आ गए, 3 तक आ गए। अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को, एक पूरा प्रोसेस है ये, इस प्रोसेस में 6 फेसेस मान लो हुए फॉर एग्जांपल के तौर पर, मुझे ये सामने वाले को समझाना है कि डेटा कैसे फ्लो हुआ पहले फेज से लेकर आखिरी फेज में, और पूरा प्रोसेस अब कंप्लीट हो गया है। तो इस बात को समझाने के लिए मैं फनल चार्ट का यूज करूंगा, जहां पर डेटा हर फेज में फिल्टर होता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, मुझे क्या यूज करना चाहिए, फनल चार्ट का यूज करना चाहिए। बताओ कोई और एग्जांपल। एक मैंने आपको दे दिया, कंपनी में जब ये प्रोसेस होता है एचआर वाला, रिक्रूटमेंट वाला। कोई और एग्जांपल किसी के दिमाग में आया। जो भी एग्जांपल दो, उसमें ध्यान ही रखना है कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कई सारे स्टेप्स हैं, कई सारे फेसेस हैं, और पहले फेज पर डेटा ज्यादा आएगा, दूसरे फेज से फिल्टर हो जाएगा, तीसरे फिल्टर हो जाएगा, सबसे आखिरी फेज में सबसे कम डेटा निकलेगा। जब ये चीज आपको होगी तो फनल चार्ट यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अच्छा एग्जाम्पल है, वो भी लगभग इसी तरह का हो गया। क्रिकेट सिलेक्शन वाला भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बिल्कुल ये भी सही है। क्रिकेट सिलेक्शन का एग्जाम्पल ले सकते हो। किसी कंपनी में, जैसे मैं एग्जांपल लूं पॉलिसी बाजार का फॉर एग्जांपल। अब पॉलिसी बाजार बिजनेस कर रहा है, तो अब पॉलिसी बाजार में मान लीजिए एक दिन में 100 लोगों ने कॉल करी कि हमें पॉलिसी चाहिए। अब पॉलिसी वालों के पास 100 लोगों का डेटा इकट्ठा हो गया। अब उन्होंने रिवर्ट कॉल करी, उनमें से बहुत से लोगों ने कह दिया गलती से लग गया था, हमने तो करना ही नहीं था। तो यानी कि 100 में 60 रह गए होंगे। अब जो 60 इंटरेस्टेड है, जब उनको पॉलिसी बताई गई
तो पॉलिसी के प्रोस कॉन्स के अकॉर्डिंग उनमें से 40 रह गए होंगे, है ना। अब 40 के बाद जो एग्री थे, जब उनसे कहा कि लाओ पेमेंट करो अब, तो 10 उसमें और गायब हो गए होंगे, या मान लो 10 ही रह गए होंगे जब पेमेंट देने की बारी आई होगी तो। अब जो 10 पेमेंट कर रहे हैं उनमें से 5 का पेमेंट रिसीव हुआ होगा, बाकी 5 ने क्या दिया होगा, नेट नहीं चल रहा, बैंक खराब है, या जो भी इस बातें। यानी कि 100 लोगों ने अप्लाई करा पॉलिसी लेने के लिए, लास्ट में पॉलिसी कितने खरीदी, 5 ने खरीदी बस। अब पॉलिसी बाजार को अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो इसका मतलब 100 में से 5 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, यानी 5% हुआ कन्वर्जन। तो 1000 लोग अप्लाई करें अगर, तो 5% के हिसाब से 50 कन्वर्जन होंगे उनके। तो वो अपना प्रमोशन टीवी पर, या आईपीएल में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर इतना करें, इतना करें कि दिन में 1000 क्लिक उनके मिल ही जाएं पॉलिसी खरीदने वालों के। तब 50 कन्वर्ट उनके हो रहे हैं, उनको एक आइडिया लग गया अपना। यही तो होता है, और क्या होता है ना। तो इस तरह के विजुअल बनाने से आप सामने वाले को जब दिखाओगे कि ये कन्वर्जन आपका हुआ है ओवरऑल से, तो वो अपनी आगे की स्ट्रेटेजी, अपना पॉलिसी अच्छा डिजाइन कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। अब ये होगा कैसे, तो जो हमने सुपर स्टोर का डेटा भी यहाँ पे ले रखा है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम इसमें फनल बना के दिखा पाए, है ना। तो उसके लिए मैंने आपको जो डेटा सेट दे रखे हैं, उसमें से एक डेटा सेट इंटरव्यू प्रोसेस नाम से होगा। उस डेटा सेट को आप इंपोर्ट करेंगे, गेट डेटा में जाइए, टेक्स्ट फाइल या सीएसवी फाइल ऑप्शन पे क्लिक करिए, और यहाँ पे जो आपने डेटा सेट जहां भी रखे हैं अपना देख लो कहाँ रखा है। इस वाले डेटा को रीड करना है, इंटरव्यू प्रोसेस वाले को, इंटरव्यू अंडरस्कोर प्रोसेस, ये वाला। और ओपन कर लिया, ये डेटा आ गया हमारा, लोड पे क्लिक कर लिया। चलो अब इस डेटा को अगर हम एक बार देखें टेबल व्यू में जाके, तो यहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, एप्लीकेंट्स, शॉर्टलिस्टेड, रिटन टेस्ट, टेक्निकल, एचआर, फाइनल ज्वाइनिंग। तो डेटा हमारे पास ठीक है ये। अब इस डेटा को मैं फनल चार्ट पे समझाना चाहता हूँ। डेटा बहुत छोटा है, तो आप सिंपल डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में भी है तो आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, लेकिन डेटा जब बहुत ज़्यादा साइज का होता है तो सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो विजुअल्स आपकी हेल्प करते हैं बेटर मैनर में समझाने के लिए। तो आप विजुअलाइजेशन में जाएंगे, और यहाँ पर रिबन के बराबर वाटरफॉल के बराबर फनल चार्ट। तो फनल का शेप भी ऐसा ही बनाए जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। अब यहाँ पर दो ही चीजें हैं, कैटेगरी और वैल्यू। तो अब अपनी जो टेबल है इंटरव्यू प्रोसेस, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को उठाकर डाल दो वैल्यूज पर, और इंटरव्यू प्रोसेस को डाल दो कैटेगरी पर। अब देखो इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। तो पहले फेज में जितना डेटा रिसीव हुआ उसको 100% कहा जाता है, ठीक है। तो पहले फेज में 250 लोगों ने अप्लाई करा, तो ये आपका 100% डेटा हो गया जो पहले फेज में मिला। अब दूसरा फेज है शॉर्ट लिस्टेड वाला। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो दूसरे फेज में 250 से कितने रह गए हमारे, 190 कम हो गए।
कितना परसेंट कम हुआ? तो उसके लिए आप कैलकुलेट मत करो, टूल टिप से पता चलेगा। माउस को लेके जाओ दूसरे वाले इस बार पर, इसे बार कह सकते हो। तो माउस लेके जाओगे तो बताएगा कि 190 थे और 76% हमारा है इससे पहले वाले फेस पर। थोड़ा नीचे लाओगे तो यहां बता रहा है कि जो सबसे पहला वाला फेस है उसके अकॉर्डिंग 44% डेटा यहां पर आया है, लेकिन जो प्रीवियस वाला फेस था उससे कंपेयर करोगे तो लगभग 57.89% डेटा यहां पर आया है। यानी कि हर फेस में आपको दो तरह के परसेंटेज मिल रहे हैं। सबसे पहले फेस में कितना डेटा था उसके अकॉर्डिंग इस वाले फेस में अब कितना है, और जस्ट प्रीवियस वाले से कितना हमारा डेटा है। अब यहां देखो तो पहले वाले फेस से अगर हम कंपेयर करें तो सिर्फ 18% डेटा आया यहां पर, और प्रीवियस वाले फेस से कंपेयर करें तो लगभग 40% डेटा फिल्टर हुआ है। ऐसे लास्ट में आकर देखो तो पहले वाले फेस का सिर्फ 2% डेटा लास्ट वाले फेस तक पहुंच पाया है। तो ये हमारा होता है फनल चार्ट। बाकी देखो फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, वो सब चीजें आप जानते हैं। फॉर्मेटिंग में इतना टाइम नहीं, फॉर्मेटिंग लास्ट जब प्रोजेक्ट बनेगा उस समय और देख लेंगे। तो अभी आपको ये फोकस करना है कौन सा विजुअल किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। ये आपका हो गया फनल चार्ट। एक और चार्ट होता है जिसको पढ़ो ना पढ़ो कोई खास फर्क नहीं, क्योंकि उसके जैसा हमने कल लास्ट में जाते जाते पढ़ लिया था। एरिया चार्ट, सेम एज लाइन चार्ट। बताओ लाइन चार्ट किस पर्पस के लिए यूज करते थे? ओवर टाइम ट्रेंड को समझने के लिए। ठीक है। एरिया चार्ट कहता है मेरा काम भी वही है, ओवर टाइम ट्रेंड को समझना। तो हमने कहा फिर आपको बनाए क्यों क्या? एक फॉर्मेटिंग के लिए बस। क्या मतलब है? हमने कहा देखो ये है सेकंड रो में सेकंड वाला एरिया चार्ट। तो ओवर टाइम सेल दिखाओ। तो यहां पर मैंने ऑर्डर्स टेबल के अंदर ईयर को डाल दिया उठाकर एक्स पर, सेल को डाल दिया वाई पर। अब एक काम करो, इसको थोड़ा सा ऊपर करके बाजू में इसके लाइन चार्ट बना दो, इसके नीचे लाइन चार्ट बना दो। ईयर को डाल दो एक्स पर, सेल को डाल दो वाई पर। अब इन दो चित्रों में कोई एक अंतर ढूंढो। क्या डिफरेंस आपको फील आ रहा है? सिर्फ एक डिफरेंस है, लाइन तो यहां भी है देखो, सेम बिल्कुल है। सिर्फ ये करा है इन्होंने कि लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया था उसको शेडेड कर दिया है। अगर मैं यहां पर भी इसको शेडेड कर दूं तो एक ही बात है सर। और अगर मैं सोचो
अगर इस लाइन चार्ट में मैं शेड कर दूं तो ये बन जाएगा एरिया चार्ट। और इधर अगर मैं एरिया चार्ट से माइनस कर दूं शेड के लिए तो ये क्या बन जाएगा फिर, लाइन चार्ट। कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब देखो मैं दोनों को दोनों बना सकता हूं, दोनों को दोनों। कैसे बनाओगे देखो, यहां पे इस एरिया चार्ट को सेलेक्ट करो, तो इसकी फॉर्मेटिंग में जाओगे तो लिखा रहा है शेडिंग, शेडिंग ऑफ कर दो, बन गया लाइन चार्ट। लाइन चार्ट पे जाओ और लाइन चार्ट में शेडिंग को ऑन कर दो, बन गया एरिया चार्ट। तो लाइन चार्ट और एरिया चार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम पर एरिया चार्ट का ऑप्शन हटा दिया जाएगा, क्योंकि लाइन चार्ट के अंदर ही अब शेड एरिया का ऑप्शन आने लगा है। पावर बीआई के पुराने वर्जन में लाइन चार्ट के अंदर शेड एरिया का ऑप्शन नहीं आता था, अलग से एरिया चार्ट होता था। अब ये आने लगा है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पर एरिया चार्ट अलग से ऑप्शन जो आ रहा है वो हट जाएगा, और लाइन चार्ट में ही शेडिंग का ऑप्शन उन्होंने डाल दिया है। बाकी लीजेंड वाला अलग अलग लाइन बनना, वो मैंने आपको कल पढ़ाई दिया था, उसी तरह से ये हो जाएगा। तो कुछ था नहीं इसमें फिलहाल के लिए, आगे बढ़ो। अब आता है आपका टेबल विजुअल। टेबल विजुअल का काम होता है कि किसी भी टेबल के डेटा को अगर आप विजुअल पे देखना चाहते हैं तो आप टेबल विजुअल का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये भी डेटा था इंटरव्यू प्रोसेस वाला। अब मैं चाहता हूं ये डेटा एज इट इज दिखा दो, विजुअल पे दिखाओ, यहाँ पे नहीं, टेबल व्यू पे नहीं, रिपोर्ट व्यू पे दिखाओ। तो हमने कहा कैसे दिखाएं, टेबल विजुअल, दिस वन। अब दो कॉलम थे उसमें, दोनों कॉलम डाल दो, एक कॉलम यहाँ डाल दो और इसी के नीचे एक कॉलम ये डाल दो। ये लो, थोड़ा जूम कर दो इसको। अब टोटल आपको नहीं दिखाना तो आप टोटल हटा दो, टोटल नहीं दिखाना चाहते तो। क्योंकि टोटल का साइंस ही नहीं है कुछ। टेबल विजुअल पे आप अपने डेटा के साथ अगर कोई कैलकुलेशन करना चाहें समरी निकालने के लिए तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एक और बनाओ टेबल विजुअल, और जो रेस्टों वाला डेटा है मैं ये पता करना चाहता हूं कि किस दिन कितने कस्टमर आए। तो क्या करो, डे को उठा कर डाल दो कॉलम पर, डे आ गए, और डे का काउंट डाल दो,
यहाँ पर। तो दूसरी बार में यहाँ पर इसका काउंट, तो फ्राइडे को 19 कस्टमर आए थे, सैटरडे को 87 आए थे, संडे को 76 आए हैं, थर्सडे को 62 आए हैं। अब मुझे ये भी बता दो कि फ्राइडे को 19 लोग आए हैं, इन 19 लोगों से मेरी बिलिंग कितनी हुई, तो बिलिंग का सम बता दो। तो इस टोटल बिल को उठाकर इसके नीचे डाल दो। ये लो, बिल आ गया, कितनी कितनी बिलिंग हुई है, किस दिन। अब सर इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग थोड़ी अलग है, देख लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तक हो गया नहीं हो गया सबका, डेटा ही नहीं होगा तुम पे। क्लास में रेस्ट वाला डेटा है सब पे, नहीं? यहाँ तक बन गया नहीं किसी का? ऑनलाइन बताएगा कोई यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ? जिनका नहीं हुआ है फिर से देख लो। ये है टेबल विजुअल, टेबल विजुअल पे हमने यहाँ पर जो रेस्टों वाली टेबल है उसको समझना था। तो डे को उठा के डाला एज इट इज, पहला कॉलम बना दिया। उसके बाद हमें डे का काउंट देखना था सेकंड कॉलम में, तो डे को उठा के फिर डाल दिया, लेकिन यहाँ पर हमने ऑपरेशन को चेंज करके काउंट कर दिया। फिर हमें डे के अकॉर्डिंग तीसरे कॉलम में देखना था टोटल बिल हर दिन का कितना कितना है, तो बिल को उठा के डाल दिया यहाँ पर इसके नीचे। अभी हमारा कुछ ऐसे बनकर आ गया। अब इसको सेलेक्ट करा, फॉर्मेट में गए, सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है स्टाइल प्रीसेट्स। स्टाइल प्रीसेट्स का मतलब है कि जो टेबल बनकर आई है इसकी फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो स्टाइल प्रीसेट पे गए, यहाँ पर देखो इसका स्टाइल डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट को हमने नन कर दिया तो ऐसा हो गया, मिनिमल कर दिया तो ये हो गया। तो प्री डिफाइन, ये आपके कुछ फॉर्मेट हैं, ठीक है। तो मैंने डिफॉल्ट को सेलेक्ट कर दिया। तो इस तरह से प्री डिफाइन ये थीम है टेबल की, तो उस थीम के अकॉर्डिंग आपके हेडर, टोटल और वैल्यूज को पहले से कुछ फॉन्ट सेट हैं वो अपने आप अप्लाई कर दिए जाएंगे। आपको लगता है नहीं सर हम खुद बताएंगे किसका हेडर क्या होना चाहिए, किसका फॉन्ट क्या होना चाहिए, तो आपको अपनी मेहनत करनी होगी। तो अब देखो यहाँ पर
पहले देखते हैं कॉलम हेडर के लिए। कॉलम हेडर का मतलब है ये वाली बात। अब जो भी होगा मैं बस इसको फॉर्मेट करूंगा। तो कॉलम हेडर में इसके अंदर जाओ। तो कॉलम हेडर का आप अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो एक काम करो सर, सबसे पहले कॉलम का नाम डे सही है, दूसरे कॉलम का नाम काउंट ऑफ डे अच्छा नहीं लग रहा है, इसका नाम सिर्फ काउंट कर दो। तो कैसे करोगे? यहाँ पे जाओ, विजुअल पे, विजुअल फॉर्मेट के लेफ्ट में विजुअल आता है, और काउंट ऑफ डे वाले कॉलम पे डबल क्लिक करके एडिटेबल कर दो, और यहाँ पे सिर्फ काउंट लिखा रहने दो। सर डे का डी छोटा है, काउंट का सी बड़ा है, तो कोई बात नहीं, पहले वाले का डबल क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग कर दो। और इसका तीसरे कॉलम का नाम सम ऑफ टोटल बिल की जगह इसका नाम कर देते हैं, मान लो सेल्स। अब देखो, तो यहाँ पे कॉलम का नाम बदल गया। इधर आ जाओ फॉर्मेट में, अब कॉलम के हेडर के अंदर गए, तो बाय डिफॉल्ट आप देखो ये जो कॉलम के हेडर हैं इनका अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइन है। तो अलाइनमेंट आप यहाँ से हेडर का बदल सकते हो। मान लो सेंटर लाइन कर दिया, तो सेंटर लाइन पर आ गए। राइट अलाइन करना है तो राइट अलाइन कर दो, लेफ्ट अपने हिसाब से आप कर सकते हो। अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर वाइट है, टेक्स्ट कलर ब्लैक है, उल्टा कर दो। बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो, टेक्स्ट कलर वाइट कर दो। अब जो टेक्स्ट कलर है उसको बोल्ड करके अपने अकॉर्डिंग बड़ा कर दो। जो भी करना है अपने हिसाब से कर सकते हो। तो कॉलम के हेडर की फॉर्मेटिंग में ये कॉलम का टेक्स्ट हमारा हो गया। अब कॉलम के हेडर में दूसरा है ऑप्शंस, इसमें विड्थ का साइज आ रहा है। बाय डिफॉल्ट जो कॉलम की विड्थ आ रही है, मतलब यहां से लेकर और यहां तक की, ये ऑटोमेटिक है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो यहाँ माउस लेके आओ बीच में, और ये कॉलम जैसे एक्सेल में चेंज होता है ना, उस तरह से आप कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हो। अदरवाइज ये ऑटोमेटिक है, जितनी जरूरत है उतनी मिल जाएगी। आप चाहो तो उसके बाद भी ऐसा कर सकते हो। तो अब सर अलाइनमेंट सही नहीं लग रहा है देखने में, तो पहले वाले कॉलम का लेफ्ट हो जाए, दूसरे वाले का राइट, और तीसरे वाले का राइट, तो सही लगेगा। लेकिन सर यहाँ पर तो कॉलम हेडर सारे ही आ रहे हैं ना सबके एक साथ, या तो सबका लेफ्ट, सबका सेंटर, या सबका राइट, तो अलग अलग नहीं हो सकता है। मैं कहा चलो अलग अलग का भी देखेंगे। तो कॉलम हेडर की बात खत्म हो गई। देखो ढूंढो कोई ऐसा फॉर्मेटिंग ऑप्शन दिख रहा है जो किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए काम कर सकता हो। चलेंगे इसके अंदर। अब ये कह रहा है कि स्पेसिफिक कॉलम, मान लो मुझे काउंट पे काम करना है, तो काउंट कॉलम में तीन चीजें हैं। एक काउंट का हेडर है, और दूसरा काउंट की वैल्यूज हैं, और तीसरा काउंट का टोटल। ये पूरा का पूरा एक ही कॉलम हुआ। अब ये पूछ रहा है कि भाई आप किस कॉलम पर स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग करना चाहते हो। हमने कहा काउंट कॉलम पर। अब पूछ रहा है कि तीन चीजें हैं उस कॉलम में, जो आप करोगे उसको हेडर पे लगाएं, टोटल पे लगाएं,
ये वैल्यू पे लगाएं, तो बाय डिफॉल्ट किस पे लगा हुआ है ये, वैल्यू पर। तो मैं किस पे लगा देता हूँ, सिर्फ हेडर पे, इसको ऑफ करके लगा दिया हेडर पे। अब नीचे आए, हमने क्या करा, अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंग, आप जो करना चाहते हो। अब सही लग रहा है सर। तो ऐसे क्या करो, सेल्स का भी राइट कर दो, तो यहां से सेल्स का भी राइट कर दिया। तो अपने अकॉर्डिंग जितना जो एडजस्ट करना चाहते हो अपना कर लो। ठीक है। अब स्पेसिफिक कॉलम का कलर तो नहीं बदलना चाहोगे। अब ये देखो, अगला है सेल एलिमेंट। सेल एलिमेंट को अभी बाद में देखेंगे, इससे पहले वैल्यू में आ जाओ। जो वैल्यू आ रही है, जो सैटरडे संडे लिख कर आ रहा है, तो टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, अल्टरनेट टेक्स्ट कलर, अल्टरनेट बैकग्राउंड कलर। तो टेक्स्ट कलर जो दिख रहा है, बैकग्राउंड कलर इस वाली का, अल्टरनेट का मतलब है ये वाली, फिर ये वाली। मान लो आपके पास रो है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो ये वाले जो ऑप्शन है, ये दोनों, ये पहली पे काम करेंगे, तीसरी पे करेंगे, पांचवी पे करेंगे, दूसरी चौथी छठी पे नहीं करेंगे। दूसरी चौथी छठी के लिए अल्टरनेट वाले हैं, ये करेंगे दूसरी पर, चौथी पर और छठी पर। कर करके देखो। तो अब मान लो मैं फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहता हूँ, तो फॉन्ट साइज तो सभी का बढ़ेगा। मान लो मैंने यहाँ पर 15 कर दिया, उसके हिसाब से टेबल अपनी बढ़ा ली। ठीक है। अब बोल्ड करना है तो कर दो, नहीं करना है तो मत करो, मत करो, क्योंकि टोटल बोल्ड सही लग रहा है। अब देखो, टेक्स्ट कलर पहली वैल्यू का, मान लो मैंने ऑरेंज कर दिया, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो चेंज करके देख लो। मान लो हमने पर्पल कर दिया। बैकग्राउंड कलर वाइट है, आप चेंज करना चाहते हो तो ये कर दो। हाँ जी, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये कर दो। तो टेक्स्ट और बैकग्राउंड पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, नवीं। अब अल्टरनेट वाला ये, तो अल्टरनेट वाला आप चेंज करना चाहते हो, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर सही नहीं है, चेंज कर दो। ब्लैक ही सही है, ब्लैक कर दो। अब ग्रिड, जो टेबल है इसमें सर कहीं कॉलम की लाइन नहीं दिख रही है, तो आप यहाँ पर वर्टिकल ग्रिड लाइन डाल दो। अब दिखी थोड़ी सी। अब थोड़ा सा उनको कलर, ये लो। तो सर बिना इसके अच्छा लग रहा था, तो हटा दो।
ऐसे ही हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन है, कलर इसका चेंज करना चाहो तो अपने हिसाब से जो करना चाहो वो कर दो। ठीक है। ये टोटल की फॉर्मेटिंग है, टोटल चाहिए नहीं चाहिए, टोटल का कलर फॉन्ट कर ही लोगे टोटल में। अब सर ये जो टेबल विजुअल में हमने डेटा को इस तरह से एग्रीगेट करके दिखाया है, ये डेटा अगर मैं कॉपी करना चाहूँ तो मान लो कहीं एक्सेल में सेव करना चाहता हूँ, आगे काम में आएगा मेरे, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 3 डॉट आ रहे हैं, इस पर क्लिक करो। एक्सपोर्ट डेटा पूछ रहा है कहाँ रखें, डेस्कटॉप पर रख लो। क्या नाम दोगे? डेटा नाम आ रहा है, डेटा दे दो, कोई भी नाम जो आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। लेकिन जब डेटा एक्सपोर्ट होता है तो फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, सिर्फ डेटा डेटा आएगा, फॉर्मेटिंग सब चली जाएगी। तो पावर बीआई के किसी भी विजुअल पे जो भी रिजल्ट आप दिखा रहे हैं, अगर उस रिजल्ट को आप बाहर किसी फाइल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो 3 डॉट पे क्लिक करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब सर ये कैसे पता चला कि सबसे पहले ये रो आनी चाहिए? हमने तो नहीं कहा था सबसे पहले ये रो आए, तो उसने अपने आप से रो का ऑर्डर लगाया। अब देखो डे, काउंट और सेल, तीनों पर अगर आप माउस लेके जाओगे तो यहाँ पर एरो बनकर आ रहे हैं, इस पर क्लिक करो तो काउंट के हिसाब से आपका ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। अब काउंट के डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, फिर क्लिक करो, आपका डिसेंडिंग में आ गया, असेंडिंग में आ गया। ठीक है, डे के अकॉर्डिंग करना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा। सेल में नहीं आ रहा, काउंट और डे के अकॉर्डिंग बस आप कर पाओगे। तो हम काउंट के हिसाब से दिखाना चाहते हैं, जहां ज्यादा कस्टमर आए उस दिन दिखा दो। तो ये आपका हो गया टेबल विजुअल। अब टेबल विजुअल हमारा दो मामलों में सही है। पहला मामला कि आप अपने डेटा को एज इट इज देखना चाहते हो, जैसे ये वाला डेटा था बिना एग्रीगेशन के, तो आप देख सकते हो। और दूसरा सिंगल एग्रीगेशन पर सही है। लेकिन अगर आप मल्टीपल एग्रीगेशन करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए टेबल विजुअल सही नहीं है। मल्टीपल एग्रीगेशन करने के लिए आपको
मैट्रिक्स विजुअल का यूज करना चाहिए। तो टेबल विजुअल का एक्सटेंशन है मैट्रिक्स विजुअल। और मैट्रिक्स विजुअल हमारा तब आपको यूज करना है जब आप अपने डेटा को पाइवट स्टाइल में दिखाना चाहते हैं। एक्सेल पढ़ी कभी किसी ने? एक्सेल के अंदर पाइवट का कॉन्सेप्ट आता है ना? या चलो और आसान कर देते हैं, ग्रुप करके आपको दिखाना है ना? कई सारे ग्रुप्स में आप अपने डेटा को दिखाना चाहते हैं और साथ में हायरार्की चाहते हैं, ग्रुप्स विद हायरार्की, तो आप मैट्रिक्स का यूज करें। क्या कहना चाह रहे हो समझ नहीं पा रहे हैं, मैं करके दिखाता हूं। मान लीजिए यहां पर आपको इस डेटा में ये तो पता चल गया कि हमारे पास सैटरडे को इतने कस्टमर आते हैं और इतनी सेल्स है। लेकिन ध्यान से देखो मेरे पास ना जेंडर कॉलम भी है। तो ऐसे बता सकते हो कि सैटरडे को टोटल कस्टमर तो 87 आते हैं, उनमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। यानी कि आपने एक बार ग्रुप बना लिया डे के अकॉर्डिंग। क्या डे के अंदर एक ग्रुप और बना सकते हो टाइम का या जेंडर का? करके देखते हैं। तो मैंने क्या करा, जेंडर को उठा के डे के नीचे लगा दिया। अब देखो ये इस तरह से हो गया, डबल ग्रुप नहीं आया। संडे मेल और संडे फीमेल, दो एंट्री आ गई। तो आप क्या चाहते थे? मैं ये चाहता था संडे एक ही रो बने और इसके अंदर ऐसे आ जाए बनकर मेल फीमेल, ऐसे संडे एक ही बार लिख कर आए, दो बार लिख कर नहीं आना चाहिए। तो जब आप इस तरह से करते हो तो इस काम को करने के लिए टेबल विजुअल सही ऑप्शन नहीं है। इस काम को करने के लिए फिर मैट्रिक्स विजुअल का आप यूज करेंगे। हमने कहा करके दिखाओ सर। कोई बात नहीं, नए टेबल पर आ, नए पेज पर आ जाओ। और जो टेबल विजुअल है उसके जस्ट बाजू में ही है मैट्रिक्स विजुअल। तो मैट्रिक्स विजुअल पहले वो करेंगे जो टेबल पे करा था। तो आप बताओ सबसे पहले आप किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना चाहते हो? तो डे के उठाकर डाल दो रो पर, लगभग वैसा ही है। अब बताओ डे के अंदर किसका ग्रुप बनाना चाहते हो? जेंडर को ड्रैग कर दो रो के नीचे। ठीक है। अब बताओ किसका एग्रीगेशन देखना है? हमने कहा काउंट का और बिल का। तो काउंट और बिल दोनों का देखना चाहते हो, है ना? तो चाहे डे का काउंट कर लो चाहे जेंडर काउंट कर लो, दोनों से रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो हमने कहा चलो जेंडर काउंट करते हैं। जेंडर को उठा के ड्रैग कर दिया वैल्यूज में और यहां पर इसका काउंट निकाल लिया। और इसका नाम काउंट कर दिया। हमने कहा और, हमने कहा एक और बिल का भी तो दिखाओ। तो बिल को उठा के वैल्यूज के नीचे डाल दिया, ये आ गई सेल्स। अभी तक तो लगभग वही है सेम, कोई खास डिफरेंस नहीं, लेकिन एक डिफरेंस आ चुका है। आपने डे के अंदर जेंडर डाला तो यहां दिख रहा है फ्राइडे को 19 लोग आते हैं, तो वो तो सर यहां भी आ रहा है फ्राइडे को 19 लोग आते हैं। तो पता है यहां पर आपको जोड़ना पड़ेगा ऐसे करके, 10 ये हैं और 9 ये हैं। यहां पर आपको जोड़ना नहीं पड़ रहा है, अपने आप एग्रीगेट होकर आ रहा है। तो सर अलग अलग कहाँ है, मेल फीमेल का? हमने कहा देखो यहाँ पर आइकन बनकर आ गया प्लस का, इस पर क्लिक करो। अब आए कि टोटल फ्राइडे को 19 आते हैं, उनमें से 9
फीमेल हैं और 10 मेल हैं। तो ये ज्यादा सही है सर। हमने कहा और देखो अभी इतना ही नहीं है, ये और ज्यादा है। हमने कहा एक काम करो, यहाँ पे पहले डे के अंदर डालो टाइम, टाइम डालो पहले, उसके बाद डालो जेंडर। अब क्या फायदा हुआ? हमने कहा देखो, इसको एक्सपेंड करो। तो फ्राइडे को 19 लोग आते हैं, ठीक है। उन 19 में डिनर करने 12 लोग आते हैं, लंच करने 7 लोग आते हैं। अब डिनर करने मेल कितने आते हैं, फीमेल कितने आते हैं? ये देखो, तो डिनर करने फीमेल आते हैं 5 और मेल आते हैं 7। तो ये सर बढ़िया रिपोर्ट है। ये वाला चीज यहां नहीं हो पा रही थी। सिंगल ग्रुप के लिए सही है, जैसे ही आपने दूसरा ग्रुप डाला, तीसरा डाला, ये एग्रीगेट नहीं होगा। सिंगल ग्रुप के लिए एग्रीगेट होगा, मल्टीपल ग्रुप के लिए एग्रीगेट हमारा ये नहीं करता। तो फिर हमें क्या यूज करना चाहिए? मैट्रिक्स का यूज करना चाहिए। तो ये क्या बन गई आपकी? एक हायरार्की बना देता है। इट विल बी लाइक हायरार्की, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसे करके। चलो, बाकी फॉर्मेटिंग इसकी लगभग वही है। तो एक काम करो, टेबल की फॉर्मेटिंग पे क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर पे जाओ, और इस वाले पेज पर आकर इस वाले पेस्ट मार दो। ये बढ़िया हो गई, हमने कहा फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट हो गई। जिस विजुअल की फॉर्मेटिंग चाहिए उस पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे गए, क्लिक कर लिया, कॉपी हो गई। जिस जगह जिस विजुअल पर अप्लाई करनी है उस पर क्लिक कर दिया, पेस्ट हो गई। सर पहला कॉलम थोड़ा सा हैवी हो जाए तो अच्छा लगेगा। हमने कहा देखो यहाँ जाके स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू चेंज कर लो, स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू में चेंज कर लो, डे कॉलम की। इसमें डे तो आ ही नहीं रहा है। नहीं, कॉलम की जगह इसमें रो का आएगा, रो का ऑप्शन। रो, ये इसे बोल्ड कर दो, ये होगा रो के अंदर। और जो आइकन आ रहे हैं, इन आइकन के अंदर कलर, साइज, आइकन को बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। मिल लो। रो नहीं आ रही? फॉर्मेट पे क्लिक करो, और फॉर्मेट के अंदर आपको मिलेगा ऑप्शन, ये वाला, रो हेडर वाला। नहीं तो आप, ये वाला रो हेडर तब आएगा ना जब ये मैट्रिक्स है। अगर ये टेबल है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, मैट्रिक्स है तो ये ऑप्शन आएगा। तो हमें ये वाला विजुअल चाहिए, दिस वन, ये मैट्रिक्स विजुअल है। चलो, अब मुझे कुछ बनाकर दिखा दो, फिर खत्म करो आज की क्लास। क्या बनाकर दिखाओगे?
मैट्रिक्स विजुअल पे फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, बस एज इट इज बना कर दिखा दो, चाहो तो सेम फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट कर देना। यहाँ पर आपका सबसे पहले आना चाहिए ऑर्डर डेट कॉलम, ऑर्डर डेट। फिर यहाँ पर आपका आना चाहिए काउंट, सेल और प्रॉफिट। ऑर्डर डेट में 2018, 2019, 2020, 2021, और यहाँ प्लस का आइकन, इस पे क्लिक करो तो 18 के अंदर Q1, Q2, Q3, Q4। क्वार्टर पे क्लिक करो तो मंथ, मंथ पे क्लिक करो तो डे। इस तरह से मैं जिस दिन का, जिस मंथ का, जिस क्वार्टर का सेल, काउंट, प्रॉफिट देखना चाहूँ देख पाऊँ। मुझे ये विजुअल बना के दिखा दो सुपर स्टोर वाले डेटा पे, ऑर्डर्स वाले डेटा पे। उसके बाद मंडे को मिलेंगे। ऑर्डर डेट को हायरार्की बनानी है आसान भाषा में। ऑर्डर डेट कॉलम को हायरार्की बनाओ। सेकंड कॉलम काउंट ऑफ ऑर्डर, कितने कितने ऑर्डर किस तारीख को, किस साल, कितने महीने, कितने क्वार्टर में कितने आई, से सेल दिखानी है, प्रॉफिट दिखाना है। ब्रेन में क्लिक हो गया तो हो गया होगा अब तक तो, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा करने को। मुश्किल से 2 3 5 सेकंड लगेंगे, बस 5 सेकंड में हो जाएगा। देखो, ऑर्डर हायरार्की बनानी है। हाँ, सही है। काउंट नहीं है, काउंट ले आओ, काउंट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर आईडी ले आओ ना। ऑर्डर आईडी देखो कॉलम का है, ऑर्डर आईडी कॉलम का काउंट डाल दो कॉलम के अंदर, सॉरी वैल्यूज के अंदर, वैल्यूज के अंदर। हाँ भाई दिखाओ। एक्सपेंड करो हायरार्की को। क्वार्टर, क्वार्टर के अंदर जाओ। ठीक है। अब जरा मुझे ये बताना, 15 अगस्त 2019 को कितने ऑर्डर आए हैं? 15 अगस्त 2019 को कितने ऑर्डर आए हैं? नहीं नहीं, कॉलम को फर्दर अगर आपको और ग्रुप बनाने हैं तो यहाँ पर डाल सकते हो, ऊपर आ जाएंगे ऐसे बनकर। हायरार्की ऐसे ना बढ़ाकर, ऐसे बढ़ाना चाहते हो तो जो कॉलम ऊपर डाले हैं उनमें से कुछ हटाकर यहाँ डाल दो। 15 अगस्त 2019 को कितने ऑर्डर निकल के दिखाओ। 4 है, 3 है? हैं? 21 है तुम्हारे ऑर्डर? 19 के, 2019 के, 2019, 15 अगस्त 2019 को। 15 अगस्त, तो अगस्त कहाँ पड़ेगा? पहले क्वार्टर देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरे क्वार्टर में पड़ेगा। तो 2019 के तीसरे क्वार्टर में 15 तारीख देखो, तो 3 होने चाहिए। आया नहीं? और यहाँ को ये कौन डाला हुआ है? ईयर आ गया, एरआर की, ऑर्डर आईडी का काउंट डालो ना, अकाउंट। और फिर सेल्स और प्रॉफिट डालो, वैल्यू के नीचे ही सेल्स को, वैल्यू को डालो, प्रॉफिट को डालो। आंसर बताओ ना कितना आया 15 अगस्त 2019 को। ठीक है भाई, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ, होना चाहिए था। हम्म, ठीक है।
देखो भाई, जिनका नहीं हुआ है फटाफट देखो। तो ये आ गया हमारा मैट्रिक्स विजुअल। इस पे ऑर्डर हायरार्की को डाल दिया मैंने रोज पर, और ऑर्डर आईडी का काउंट वैल्यूज पे डाल दिया, काउंट कर दिया, और उसके बाद सेल और प्रॉफिट को वैल्यूज में डाल दिया। ठीक है। अब 19 अगस्त पड़ेगा तीसरे क्वार्टर में, ये रहा। और ये 15 तारीख को 3 ऑर्डर आए हैं। ठीक है। अब देखो, इन्होंने पूछा कि सर कॉलम क्या है ये। तो अगर यहां पर हम देखें, तो मैं इस वाले विजुअल में डे, टाइम, जेंडर इसका यूज कर रहा हूं। ठीक है। तो अब मैं चाहूं तो यहां से जेंडर हटाकर जेंडर को कॉलम पे डाल सकता हूं। अब देखना, मेरी टेबल जो मैट्रिक्स विजुअल है वो हमारा वर्टिकली इस तरह से हो जाएगा ये लो। तो अब फ्राइडे, फ्राइडे को फीमेल 9, इतनी सेल, मेल इतना, है ना, और टोटल इतना, एक्सपेंड करो तो डिनर में इतना। तो सर बात एक ही है, लेकिन समझने में प्रॉब्लम आ रही है। आपने ऐसे ऐसे अपना एरिया बढ़ा लिया। पहले क्या था, पहले ऐसे आपका आ रहा था। ठीक है। तो अगर आप एक्सटेंशन हॉरिजॉन्टली चाह रहे हो तो कॉलम का इस्तेमाल मत करो, इसी में डालते रहो। और साथ में चाह रहे हो वर्टिकली भी एक्सटेंड हो जाए कुछ हमारा, तो कॉलम को इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसको यहां से हटाकर मैं यहां डाल दूंगा, तो अभी ऐसे हो गया। अब थोड़ा ज्यादा रीडेबिलिटी आ रही है। चलो फिलहाल आज इतना ही, मंडे को मिलेंगे। मंडे को कुछ और पढ़ेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे।